जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र की दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत जापान 20-21 मार्च 2023 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। श्री किशिदा की यह भारत यात्रा अनौपचारिक थी और यह भारत जापान के मध्य वर्ष 2006 से आयोजित किए जा रहे वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का भाग नहीं थी। ज्ञातव्य कि 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय कि वर्ष 2022 में भारत जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। वर्ष 2023 में जहां भारत G20 का अध्यक्ष है, वही जापान G7 का अध्यक्ष है। ये इम्पोर्टेंट बात है, नोट करने योग्य है। वर्ष 2023 में भारत G20 का अध्यक्ष है और वही जापान G7 का अध्यक्ष है। उल्लेखनीय कि राष्ट्राध्यक्षों एवं शासन प्रमुखों का 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जबकि G7 शिखर सम्मेलन 2023 19 से 21 मई 2023 के मध्य हिरोशिमा जापान में आयोजित होगा। इस यात्रा के दौरान भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष मनाने की घोषणा की गई है। अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया। 8 से 10 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री एल्बनीज की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। 8 मार्च 2023 को होली के दिन श्री एल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद गुजरात पहुंचे थे और 9 मार्च को श्री एल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे एवं अंतिम टेस्ट मैच के दौरान ये उपस्थित रहे थे। दोनों देशों का प्रधानमंत्री 9 मार्च 2023 को श्री एल्बनीज ने मुंबई का दौरा किया था और 10 मार्च 2023 दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य निम्न 4 दस्तावेजों पर आदान प्रदान किया गया। वो देखते हैं कौन से 4 दस्तावेज। ये 4 दस्तावेज ये थे: ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, और दूसरा है खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, तीसरा नवाचार में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के अटल इनोवेशन मिशन तथा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के मध्य आशय पत्र, और चौथा है 2 कार्यबलों यथा ए सोलर टास्क फोर्स और तथा बी हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना के लिए दोनों देशों के बीच आदान प्रदान किया गया। इसके बाद में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार पारतंत्रों को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती की घोषणा की गई है। 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। 2 मार्च 2023 को योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता देने हेतु भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक ढांचा तंत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह दोनों देशों के बीच छात्रों एवं पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा। अगला है, देखते हैं, डीकन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के डीकन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई है। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। डीकन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। ये डीकन विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया का है, ये हमारे अपनी गांधीनगर, ये शहर गुजरात में है, यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलेगा। इसकी स्थापना हेतु मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFCA
IFSCA द्वारा प्रदान कर दी गई है। उल्लेखनीय कि अक्टूबर 2022 में IFSCA ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना विनिमय 2022 को अधिसूचित किया था। आगे है भारत ऑस्ट्रेलिया इप्टा ECTA। 29 दिसंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हो गया है। ध्यातव्य है कि भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ था। भारत ने वर्ष 2022 के दौरान 2 व्यापार समझौतों को प्रभावी बनाने का अद्वितीय गौरव हासिल किया है। उल्लेखनीय कि भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA से पूर्व 1 मई 2022 को भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। यह 1 दशक से भी अधिक अवधि के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। उल्लेखनीय कि इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2011 में जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हस्ताक्षरित किया था। ECTA से लागू होने से सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य सीमा शुल्क के साथ भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। मूल्य के संदर्भ में 90% ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। और इप्टा के तहत ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक की अवधि के लिए पढ़ाई के उपरांत कार्थ वीजा उपलब्ध कराएगा। इससे ऑस्ट्रेलिया में अध्ययनरत 1 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। इस समझौते के परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी IT सेवाओं में दोहरा कराधान भी समाप्त हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू कराधान कानून में संशोधन के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों को ऑफशोर आय के कराधान को बंद करने में सहमत हो गया है। आगे देखते हैं अगली खबर, भारत और भूटान के मध्य 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है। उल्लेखनीय कि भूटान में भारत के सहयोग से मंगदेछू जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता 720 मेगावाट का निर्माण किया गया है, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया। भूटान में भारत भूटान सहयोग के माध्यम से विकसित अन्य प्रमुख परियोजनाएं हैं। पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना, ये 1200 मेगावाट की है। और पुनात सांगछू सेकेंड परियोजना, ये 1020 मेगावाट की है। खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना, ये 600 मेगावाट की है। चूखा जल विद्युत परियोजना, ये 336 मेगावाट की है। भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारी रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। यह रेल लिंक कोकराझार असम को गेलेफू भूटान से जोड़ेगा। यह भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेलवे लिंक होगा। अब देखें भारत और इटली। 2-3 मार्च 2023 के मध्य इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। उनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी एवं एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत यात्रा पर आया था। 5 वर्ष के अंतराल के बाद इटली के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। 5 वर्ष के बाद इटली के प्रधानमंत्री जो भारत आए। इसके पूर्व अक्टूबर 2018 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री गिउसेप्पे कॉन्टे ने भारत का दौरा किया था। और यात्रा के दौरान सुश्री मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया है। वर्ष 2023 में भारत एवं इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। और यात्रा के दौरान दोनों देशों को प्रधानमंत्री ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देखते हैं। पहला परिणाम है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अकादमिक स्तंभ के अंतर्गत इटली भारत प्रशांत सामुद्रिक पहल में शामिल हो गया। प्रवासन एवं गतिशीलता पर आशय की घोषणा। और तीसरा भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा। और चौथा है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता एवं कोलकाता स्थित इटली के वाणिज्य दूतावास के बीच MOU। अब देखते हैं भारत और जर्मनी। 25 से 26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बेंगलुरु का दौरा किया था।
और वर्तमान भूमिका यानी जर्मन चांसलर में श्री शोल्ज की ये पहली भारत यात्रा थी। इससे पूर्व वे वर्ष 2012 में हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में भारत आए थे और साथ ही यह वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर सहयोग में वृद्धि हेतु एक विजन वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की गई है। अगला है भारत और मिस्र। 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने भारत की राज्य यात्रा संपन्न की और यह भारत की उनकी दूसरी राज्य की यात्रा थी। इसके पूर्व श्री सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने हेतु सितंबर 2016 में राज्य यात्रा पर भारत आए थे। 26 जनवरी 2023 में भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हैं। देखो, ये जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये भारत के यानी कि 74वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को श्री सीसी अब्दुल फतेह अल सीसी ये मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे थे और ये पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है ये। सॉरी, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिए सही से। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और ये पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस में परेड में भाग लिया था। मिस्र की एक सेना की टुकड़ी जो थी वो भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है। वर्ष 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों के राज्य की स्थापना के बीच 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और वर्ष 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। जो भारत G20 की अध्यक्षता करेगा उसमें मिस्र को अतिथि देश यानी गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है और इस यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंध को रणनीतिक भागीदारी तक उन्नत करने की घोषणा की गई है, जिसमें राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा एवं आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 5 MOU पर सहमति बनी जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में और दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्र में और 5वां प्रसारण के सहयोग के क्षेत्र में। भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र की त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। अगला है भारत और बांग्लादेश। 5 से 8 सितंबर के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राज्य की यात्रा संपन्न की और इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 8 सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भी दौरा किया था। यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय बांग्लादेश सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी कुशियारा से पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और कुशियारा नदी बराक नदी की शाखा है जो असम से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं की द्वारा मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण किया गया है। मैत्री ऊर्जा संयंत्र 1320 मेगावाट यानी 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ का सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र है जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित है। यह संयंत्र $2 बिलियन की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया जिसमें $1.6 बिलियन की भारतीय विकास सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त दोनों देश पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया है। 5.13 किलोमीटर लंबी रेल पुल बांग्लादेश के मोगलापत्तन को खुलना से जोड़ता है। साथ ही पश्चिम बंगाल में मेट्रोपोल और गेड़े में भारतीय सीमा तक भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। दूसरा है अगला है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। IBFE भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उच्च स्पीड
डीजल को परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पावर्तीपुर डिपो तक विस्तृत है। यह पाइपलाइन, इसकी लंबाई 131.57 किलोमीटर है। आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 के देखते हैं। 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की शीर्ष वार्षिक सूची जारी कर दी गई है। यह इस सूची का 20वां संस्करण है। इस सूची का ये कौन सा संस्करण है? 20वां संस्करण है। वर्ष 2023 की टाइम 100 सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को 6 श्रेणियों यथा कलाकार, प्रवर्तक, असाधारण व्यक्ति और नेता, आइकन तथा मार्गदर्शक के अंतर्गत रखा गया है। 6 श्रेणियों में इसको रखा गया है। देखते हैं याद करने योग्य तथ्य कौन से हैं। कलाकार श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायके तथा अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरिमोर सहित 19 व्यक्ति शामिल हैं। और प्रवर्तक में श्रेणी में प्रमुख व्यक्ति किलियन एम्बापे फ्रेंच फुटबॉल तथा इगा स्विएटेक, ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं, ये हैं। और असाधारण व्यक्ति की श्रेणी में शामिल प्रमुख व्यक्ति पद्म लक्ष्मी, ये भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका हैं, अभिनेत्री, मॉडल एवं टेलीविजन होस्ट, एलन मस्क के संस्थापक एवं ट्विटर के सीईओ, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर आदि हैं। और नेता श्रेणी में कुल 20 लोग शामिल हैं, जिनमें ओलेना जेलेंस्का यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी हैं, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, बोला अहमद तिनुबू नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और जेनेट एलेन अमेरिका के वित्त मंत्री आदि प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। आइकन श्रेणी में 15 लोगों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान भी शामिल है। और मार्गदर्शक श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक एस राजमौली को भी शामिल किया गया है। अब आगे आते हैं। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। जो फिनलैंड है वो नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है, जिसमें यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका 31 देश शामिल हैं। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई थी। इस संधि को वाशिंगटन संधि का लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। 4 अप्रैल को फिनलैंड नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य बन गया है। इसके पूर्व उत्तरी मैसेडोनिया वर्ष 2020 में नाटो का 30वां सदस्य बना था। और ब्रुसेल्स बेल्जियम तथा स्थित नाटो मुख्यालय में अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संघ के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्राप्त हो गई है। ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि स्वीकार करने के आमंत्रित कर दिया गया और निकट भविष्य में वह भी आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बन जाएगा। 4 भागीदारी देशों ने नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षा घोषित की है। ये देश हैं बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन एवं यूक्रेन। उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में नाटो की सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान शामिल है। अब आते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है। इसमें गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डाटा का उपयोग किया जाता है। 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है। वर्ष 2023 में इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया गया है। और रिपोर्ट जिन 6 कारकों पर आधारित वो निम्न है: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर कैपिटा, और सामाजिक अवलंबन सोशल सपोर्ट, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। 5वां है उदारता और 6वां है भ्रष्टाचार बोध। इस रिपोर्ट में कुल
137 देशों को रैंक प्रदान की गई है। और विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में रैंकिंग 2020 में से वर्ष 2022 तक की अर्थात 3 वर्ष के गैलप वर्ल्ड पोल के डाटा का उपयोग किया गया है। 2023 में लगातार 6वीं बार फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पर काबिज रहा है, यानी कि नंबर 1 पर 6वीं बार लगातार फिनलैंड नंबर 1 पर रहा है, जिसका स्कोर है 7.804। सेकंड में है डेनमार्क, जिनका स्कोर है 7.586। तीसरे पर आइसलैंड है और चौथे पर इसराइल है, पाँचवें पर नीदरलैंड है। और सबसे कम प्रसन्न देश 137वें नंबर पर अफगानिस्तान है लास्ट में, यानी कि 137वें नंबर पर अफगानिस्तान है, जिसका स्कोर है 1.859। 136वें है लेबनान और 135 पे सिएरा लियोन, 134 पे जिम्बाब्वे और 130 में कंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि सबसे लास्ट का याद करना है हमें, अफगानिस्तान है, जिसका नंबर है 137वां। और वही भारत को विश्व प्रसन्नता सूचकांक में स्कोर मिला है 126वां स्कोर, जिसका स्कोर है 4.036, यानी कि 137 देशों की सूची में भारत का क्रमांक है 126वां। और वही 2022 में इसका था 136वां, यानी कि ये 10 अंक इसकी सुधार हुआ है, 10 अंक का इसमें सुधार हुआ है पिछले साल की अपेक्षा। पिछले साल इसका स्कोर था 3.777, 126वां स्कोर भारत का है, पिछले साल था 136वां, यानी 10 अंक की सुधार हुआ है। अगला है लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल है। मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की। सूची में भारत के 2 स्थलों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा उड़ीसा के मयूरभंज जिलों को शामिल किया। ये 50 स्थल वर्ष 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और दूसरा है उड़ीसा का मयूरभंज जिला। मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाग तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी एवं बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पाइन भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई अभयारण्य लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित किया गया है। इसके बाद में आता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के 10वें संस्करण को जारी किया गया है। ये कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण 2023 का। यह सूचकांक विश्व के 163 देशों 163 देशों को वैश्विक जनसंख्या का 99.7% में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। GTI 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या 6701 दर्ज की गई है। उपयुक्त आंकड़ा वर्ष 2021 की तुलना में 9% की गिरावट को दर्शाता है। वर्ष 2022 में आतंकवादी हमलों की संख्या 2021 के 5463 से 28% की गिरावट के साथ 3955 दर्ज की गई है। जबकि 2021 की भांति वर्ष 2022 में भी इस्लामिक स्टेट लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह बना हुआ है। इसके अतिरिक्त इस्लामिक स्टेट वर्ष 2022 में कुल 1045 मौतों के लिए उत्तरदायी था। गौरतलब कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित यानी कि आतंकवादियों को प्रभावित नहीं करता है। शीर्ष देश कौन कौन से हैं जो प्रभावित हैं?
आतंकवाद से प्रभावित देश सबसे पहले नंबर 1 पर है अफगानिस्तान, जिसका स्कोर 8.822। दूसरा है बुर्किना फासो, तीसरा सोमालिया है और चौथा है माली, पांचवा है सीरिया। आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स देशों का स्थान। ब्रिक्स देशों का स्थान ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और अफ्रीका। 50वें नंबर पर है ब्राज़ील। ब्राज़ील का स्थान कौन सा है? 50वां है। रूस का है 45वां और भारत का है 13वां और चीन का है 93, इसका स्कोर 0000 है और दक्षिण अफ्रीका का है 0.826। भारत ने 7.175 के साथ 13वां स्थान हासिल किया है। आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 13वां स्थान है भारत का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022। 13 मार्च को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। वर्ष 2018-22 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2013-17 की तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई है। यानी 13-17 की तुलना में 5.1%। वर्ष 2018 से 22 के बाद में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा जर्मनी हैं। यानी कि 4 सालों में 18 से 22 की अवधि में 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक, यानी सबसे नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे फ्रांस, चौथे पे चीन और 5वें पर है जर्मनी। संयुक्त रूप से ये 5वें देश 2018-22 में प्रमुख शस्त्रों के निर्यात 76% के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2018-22 विश्व में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका का शस्त्र निर्यातक सकल विश्व का 40% है, जो वर्ष 2013 से 17 की तुलना में 14% अधिक है। 18 से 22 के बाद में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश कौन सा है? आयातक नंबर 1 पर भारत, उसके बाद सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और एवं चीन है। संयुक्त रूप से 5 देशों के प्रमुख शस्त्रों कुल आयात के 36% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। 36% ये 5 देश लेते हैं, सिर्फ इनमें आयात होता है हथियार। भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हथियार हैं वो भारत में ही मंगाए जाते हैं। भारत के कुल आयात में 11% की कमी दर्ज की गई है 2013-17 के मुकाबले 18-22 में। वर्ष 2018-22 में विगत वर्ष के भांति भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 45% है और 2018-22 के दौरान भारत को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस दूसरे एवं अमेरिका तीसरे स्थान पर है। सबसे नंबर 1 पर कौन सा है? रूस है, उसके बाद में फ्रांस है और तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है। 17-21 के मध्य भारत जहाँ सिर्फ 25 शस्त्र निर्यातकों में शामिल था, वही वर्ष 2018-22 में भारत इसी सूची से बाहर है। रूस, फ्रांस एवं इसराइल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में भारत शीर्ष स्थान पर काबिज है। इसके बाद देखते हैं 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों एवं तकनीशियनों के लिए उत्कृष्ट फिल्म पुरस्कार। प्रथम पुरस्कारों का वितरण 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अमेरिकी फिल्म जेनेट यंग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस की वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिल्म निर्माता कौन है? जेनेट यंग। ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस की वर्तमान अध्यक्ष हैं। अकादमी का मुख्यालय बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। देखते हैं अन्य तथ्य क्या है। 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में 95वां
अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। 22 के दौरान प्रदर्शित फिल्मों हेतु इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया। 95 ऑस्कर पुरस्कारों हेतु सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुए थे। सबसे ज़्यादा 11 नामांकन फिल्म क्या नाम है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह है पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी फिल्म के लिए डेनियल क्वान एवं डेनियल स्किनर्ट ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में उनके शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को इस फिल्म में। मिशेल योह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला हैं। और अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द व्हेल निर्देशक डैरन एरोनोफ्स्की, अभिनय हेतु ब्रैंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अन्य प्रमुख विजेता कौन है? सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के हुई क्वान फिल्म, इनकी भी यही फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नेवेली निर्देशक डेनियल रोहेर। सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल स्कोर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव अवतार द वे ऑफ वाटर निर्देशक हैं जेम्स कैमरून। भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण था जब कार्तिकी गोंसाल्वेस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट व्हिस्परर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। तमिल भाषा की इस फिल्म के निर्देशक कार्तिकी गोंसाल्वेस और निर्माता गुनीत मोंगा ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया। ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। द एलिफेंट व्हिस्परर्स की कहानी एक ऐसी आदिवासी जोड़े बोम्मन और बेल्ली की है जो कि मुदमुलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथी के एक अनाथ बच्चे रघु को गोद लेते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया जब यशस राजमौली द्वारा निर्देशित फिल्म तेलुगु RR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। नाटू नाटू गीत के संगीतकार MM कीरावानी और गीतकार चंद्रबोस ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया। इस गीत के गायक राहुल सिपलीगंज एवं काल भैरव हैं। नाटू नाटू किसी भी भारतीय फिल्म के सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है। तेलुगु भाषा का यह गीत प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण एवं जूनियर NTR पर फिल्माया गया था। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर में श्रेणी में भी नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया था। भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल नहीं, लेकिन ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने से चूक गई थी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु पैनल नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती भाषा की फिल्म छेल्लो शो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। छेल्लो शो ऑस्कर पुरस्कार एक शॉर्ट लिस्ट की गई 15 फिल्मों में चयनित भी हुई, लेकिन अंतिम 5 फिल्मों में स्थान नहीं बना सकी। 95वें ऑस्कर पुरस्कार में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं और दर्शकों में शामिल रहीं। ऑस्कर के मंच पर वर्ष 1980 पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता के रूप में पहुंचने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री परसिस खम्बाटा थी। 2016 में ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल दूसरी भारतीय प्रियंका चोपड़ा थी। इसके बाद आता है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक
जारी किया जाता है। उल्लेखनीय लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 जारी किया गया है। यह सूचकांक का 16वां संस्करण है और विश्व समृद्धि सूचकांक में 8 क्षेत्रों के 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। यह 167 देश विश्व की 90.4% आबादी को समाहित करते हैं। समृद्धि सूचकांक 3 कार्य क्षेत्रों, 12 स्तंभों, 16 तत्वों एवं 300 संकेतकों पर आधारित हैं। समृद्धि के 12 स्तंभ निम्नवत हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। रक्षा एवं सुरक्षा है, पहला हो गया रक्षा एवं सुरक्षा। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरा प्रशासन, चौथा है सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल, पाँचवा है निवेश परिवेश इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, छठवां है उद्यम स्थित इंटरप्राइजेज कंडीशंस, सातवां है अवसंरचना एवं बाजार पहुंच इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट एक्सेस, आठवां है आर्थिक गुणवत्ता इकोनॉमिक क्वालिटी, और नौवां है रहन सहन की स्थिति लिविंग कंडीशन, और 10वां है स्वास्थ्य यानी हेल्थ, और 11वां है शिक्षा एजुकेशन, और 12वां है प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल एनवायरनमेंट। वर्ष 2023 के विश्व समृद्धि सूचकांक डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, जबकि दक्षिण सूडान अंतिम यानी कि 167वें स्थान पर है। डेनमार्क पहले नंबर पर है रैंक इसकी, और स्वीडन दूसरे पर है, नॉर्वे का तीसरा है, और फिनलैंड का चौथा है, स्विट्जरलैंड का 5वां है। और वही बात करते हैं तो भारत की, तो भारत लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में 103वें स्थान पर है, जबकि 2022 में इसका स्थान 100वां है। इसको 3 अंक की हानि हुई, यानी कि 3 अंक पीछे चला गया है। इस सूचकांक वर्ष 2023 पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है। भारत का स्कोर 103वां है, जो कि 2022 में कितना था 100वां। आगे देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी अमेरिका स्थित विचार मंच थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीति क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है, जिनका विवरण निम्न है। नंबर 1 है विधि नियम रूल ऑफ लॉ, संपत्ति का अधिकार, सरकारी सत्यनिष्ठा, न्यायिक प्रभावशीलता। दूसरा है सरकार का आकार, जिसमें सरकारी खर्च, कर बोझ, राजकोष की स्थिति जुड़ा हुआ है। तीसरा आता है नियामक दक्षता रेगुलेटरी एफिशिएंसी, जिसमें व्यावसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता, मौद्रिक स्वतंत्रता शामिल है। चौथा आता है खुला बाजार ओपन मार्केट, जिसमें व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता समाहित हैं। 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक का 29वां संस्करण है और इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 4 देशों यथा सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड तथा ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है। उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कौन से हैं? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान। 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाले 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्राय गैर स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। भारत, ब्राजील एवं रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल है। ये 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्राय गैर स्वतंत्र, ये गैर स्वतंत्रता की श्रेणी में शामिल है। कौन? भारत, व्यापार, रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है और आर्थिक सूचकांक में भारत का स्कोर 52.9 है, जिनको 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। 167 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? 184 देशों की सूची में भारत का स्थान है 131वां। इसके बाद देखते हैं भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट
संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो यूके के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 COP26 के दौरान नवंबर 2021 में हुई थी। AIM-4C 5 वर्षों 2021 से 25 के मध्य जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों के नवाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना चाहता है ताकि भागीदारों को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके। 22 फरवरी 2023 को भारत का एक आशय पत्र हस्ताक्षर कर AIM-4C में शामिल हो गया है। भारत आबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान AIM-4C में शामिल हुआ। वर्तमान में AIM-4C के 47 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 47 सदस्य हैं। वर्तमान में AIM-4C पहल ने वैश्विक स्तर पर $8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। 8 से 10 मई 2023 के मध्य AIM फॉर क्लाइमेट समिट अमेरिका को मेजबानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद आते हैं अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 2012 में जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा संरचना का मूल्यांकन किया गया है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया। वार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले सूचकांक का यह 11वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP में 90% से अधिक का योगदान करती हैं। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष देश नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका समग्र स्कोर है 95.48%। दूसरे पर आता है यूनाइटेड किंगडम UK, जिसका स्कोर है 94.14%। और तीसरा है फ्रांस, जिसका स्कोर है 93.12%। वही बात करते हैं तो लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2022 में 100वां स्थान प्राप्त हुआ था। 3 स्थान की इसको हानि हुई है भारत को। इस सूचकांक में वर्ष 2023 में पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र रहा है। इसके बाद में आता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। तो सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वाशिंगटन DC अमेरिका स्थित विचार मंच द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतियों 12 नीतियों में किया। सॉरी डबल हो गया पढ़ना। सॉरी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अंतिम 3 देश कौन कौन से हैं? 55 नंबर पर है वेनेजुएला है 14.10% स्कोर है इसका। 54 नंबर पर रूस है और 53 नंबर पर अल्जीरिया है। भारत का तो स्थान पता ही है 103वां है जो कि 2022 में 100वां था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर रहा है, जबकि क्षेत्रीय दृष्टि में भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है।